नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ भारत भूगोल क्लासेस की श्रृंखला में। साथियों, इससे पूर्व में हम बात कर चुके हैं भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में। प्रारंभिक परिचय में हमने जाना कि अपवाह तंत्र क्या होता है और अपवाह प्रतिरूप उससे निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की हमने बात की है। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। तो शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों। प्रायद्वीपीय नदियों से अपन शुरुआत करेंगे। अभी भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने विभिन्न भौतिक प्रदेश देखे। उसमें से हमने देखा कि यहाँ एक भौतिक प्रदेश है जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। त्रिकोण की आकृति में ये है। अब हमने भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते समय एक चीज़ देखी थी कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान जो है वो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढलान है। तो कुछ नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर जाती है पूर्व से। तो हम इसी आधार पर बात करेंगे पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों में बात करते हुए हम देखेंगे उसका उद्गम कहाँ से होता है, किन किन क्षेत्रों से होकर वो प्रवाहित होती है, साथ ही उसकी अन्य विशेषताएं जो कि आपके लिए आवश्यक हैं। तो शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। नदी शब्द से हम परिचित हो चुके हैं। दो प्राकृतिक तटों के बीच स्वाभाविक रूप से बहने वाले जल को क्या कहा जाता है? नदी कहा जाता है। शुरुआत करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। आप सभी जानते हैं कि इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। ठीक है, तो हम बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ये कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। और पूर्व की ओर गिरने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करेगी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती। हम बात कर चुके हैं कि पश्चिम की ओर जो नदियाँ जाएंगी वो कहाँ जाएगी? अरब सागर में गिरेंगी। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर जो नदियाँ गिरेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। अब बात करते हैं कि अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है वो बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती है और इस तरफ की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। एस्चुरी और डेल्टा शब्द से हम पूर्व में परिचित हो चुके हैं। एक बार पुनः मैं आपका दोहरान करवाता हूँ। जैसे ये कोई स्थलखंड है और यहाँ से ये इसका तट है। तो जैसे नदी यहाँ से आई, यहाँ आते आते अवसाद जमा हो जाते हैं और फिर नदी इस तरीके से अलग अलग धाराओं में विभक्त होकर समुद्र के जल में मिलती है। नदी इस प्रकार से, तो ये त्रिकोण की एक आकृति बनती है, इसको कहा जाता है डेल्टा। यानी नदी अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए सागर में मिलने से पूर्व में छोटी छोटी धाराओं के रूप में, या इसको वितरिका बोलते हैं। ये भी हमने पूर्व में बात कर ली है। डिस्ट्रीब्यूटरी अथवा वितरिकाओं के माध्यम से अपना जल जो है सागर में विसर्जित करती है और जो स्थलाकृति बनती है त्रिकोण में उसको डेल्टा कहा जाता है। साथ ही हमने बात की एस्चुरी की। जैसे अरब सागर की तरफ हमने देखा था, जब पठारी बाग हमने पढ़ा, तो ये एक तरह की खड़ी दीवार है और ये हिस्सा नीचे धंस चुका है, एकदम सीधी दीवार है। तो वहाँ नदी को डेल्टा बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और जैसे किसी स्थल भाग से सीधे ही नदी बिना डेल्टा बनाए समुद्र में गिरती है तो उसको हम कहते हैं एस्चुरी। एस्चुरी का एक और नाम है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख भी इसको कहा जाता है। तो ये तो सामान्य सा परिचय हो गया कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, एक पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। साथ ही हमने ये भी जाना कि अरब सागर अर्थात पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है वो एस्चुरी या ज्वादनरमुख बनाती है। हमने देखा कि क्या होता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप याद रखें। कभी कभार नदियों के बारे में जानकारी में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है या कौन सी नदी ज्वादनरमुख बनाती है। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी जो डेल्टा बनाती है, तो सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है पर वो डेल्टा बना के गिरती है, न कि एस्चुरी या ज्वादनरमुख। ये कुछ अपवाद है और हमेशा लगभग अपवादों से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें कि सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है परंतु क्या नहीं बनाती? ज्वादनरमुख या एस्चुरी नहीं बनाती। वो डेल्टा का निर्माण करते हुए
अरब सागर में गिरती है। आगे बात करें कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी साथियों मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा सीरियस नोट पे देखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर लगभग। और नर्मदा नदी विंध्याचल में सतपुड़ा के मध्य ब्रंश घाटी से बहती है। विंध्याचल में सतपुड़ा के मध्य ब्रंश घाटी क्या होती है? हमने देखा था कि जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, वलन देखा था और ब्रंश देखा था। ब्रंश एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। ब्रंश का सीधा सा अगर सामान्य से इसकी परिभाषा दी जाए तो ब्रंश यानी दरार। सामान्य से बात की जाए तो देखिए, जैसे ये कोई स्थलखंड है, इसमें प्लेटों में इस प्रकार की अपसारी गति हुई या फिर प्लेटें ऊपर नीचे हुई, किसी भी कारण से दरार पड़ गई तो ये अलग अलग हो गए और बीच की घाटी जो है ये क्या है? ये ब्रंश घाटी कहलाएगी। और जैसा कि नर्मदा नदी के संदर्भ में हमने पढ़ा कि नर्मदा नदी विंध्याचल में सतपुड़ा के मध्य ब्रंश घाटी से बहती है, तो ये घाटी आपकी कहलाएगी ब्रंश घाटी। आगे बात करते हैं कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से गुजरती है। तो नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश से तो निकलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात से बहती है और अंत में अपना जल जो है वो अरब सागर में विसर्जित कर देती है। अब नर्मदा नदी पर बने हुए कई सारे जलप्रपात हैं, उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, बेमेल छांटने में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, शंभुधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात बना हुआ है। यह कुछ जलप्रपात है, क्योंकि 4 जलप्रपात बने हुए, इसलिए एक कोई हटा के दूसरा देखकर आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो आप जब भी इनको याद करें, आपको बार बार लिखकर याद करना है। हो सके जहाँ तक ट्रिक नहीं बनानी है, क्योंकि ट्रिक्स बनाने से फिर कन्फ्यूजन होता है। इस तरीके से याद रखें। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 जलप्रपात है, एक ऑप्शन हटा के कोई दूसरा देख के पूछा जा सकता है। आगे बात करें कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। अब नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ है, उसमें आपको या तो जानवरों के नाम देखने मिलेंगे या कुछ खाने पीने के नाम देखने मिलेंगे। उदाहरण देखते हैं, हिरण नदी, हथिनी नदी, ऊंटी नदी, शेर नदी, ये तो हो गए जानवरों के नाम। और बात करते हैं तवा नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी। तो जब भी कोई जानवर का नाम आए सहायक नदी के नाम के आगे या खाने पीने का नाम आए, तो सीधा सा आपको क्या याद रखना है? नर्मदा नदी। ठीक है। और आपके तरीके से आप कैसे भी लिंक करके इनको याद रख सकते हैं। सहायक नदी क्या होती है कि मुख्य नदी में उसके जल के अलावा दूसरी जो सहायक जलधाराएं आकर गिरती है, उसे सहायक नदी की संज्ञा दी जाती है। इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में एस्चुरी अथवा जादना बनाकर गिरती है। ये एक कॉमन फैक्ट सब में चलेगा कि पश्चिम की ओर अगर नदी गिर रही है तो स्वाभाविक है कि अरब सागर में अपना जल विसर्जित करेगी, और अरब सागर में सिंधु नदी के अलावा सभी नदियां क्या बनाती है? ज्वादनरमुख और एस्चुरी। तो ऐसे कुछ कॉमन फैक्ट्स है, आपको क्या चीज़ें लिंक करके चलना पड़ेगा। भूगोल ऐसा विषय है जिसमें सारे जो बिंदु हैं, सारे टॉपिक एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आप जैसे जैसे गहन अध्ययन करते जाएंगे उतना ही सरल काम होता जाएगा। उसके बाद बात करें कि नर्मदा नदी के मुहाने पर एलिया बेट तथा केडिया बेट द्वीप है। इन दोनों द्वीपों की चर्चा हम भौतिक प्रदेश वाले भाग में कर चुके हैं, जो कि पेट्रोलियम के भंडार हेतु प्रसिद्ध हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको लिंक करके साथ में याद रखनी है। चलिए, नर्मदा नदी की बात हो गई। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री नदी भी कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। उपनामों से अक्सर प्रश्न नहीं आते, पर कभी कभार प्रश्न बनाने के लिए पूछा जा सकता है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहले नंबर पर कौन सी है? नर्मदा। दूसरे नंबर पर है ताप्ती। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो जवाब होना चाहिए ताप्ती नदी। उसके बाद देखें कि इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश, राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बैतूल जिले की महादेव बाड़ी के मुल्ताई नामक स्थान से होती है। तो मुल्ताई नाम का स्थान है महादेव बाड़ी में, बैतूल जिला, और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश।
आप एक काम कीजिएगा, जब संपूर्ण अपवाह तंत्र कंप्लीट हो जाए तो अपने स्वयं के स्तर पर एक सारणी तैयार कीजिएगा। उस सारणी में नदी का नाम, सहायक नदियाँ, उद्गम और कहाँ विसर्जित हो रही है और किन क्षेत्रों से वो होकर बहती है, ये एक बार आप सारणी बना लेंगे तो आप 10-15 मिनट में संपूर्ण भारत अपवाह तंत्र का रिवीजन आराम से कर सकते हैं। अब ये कार्य आपको स्वयं के स्तर पर करना पड़ेगा, ताकि इसी कारण कम से कम आप नोट्स को पलटेंगे और चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब आगे बात करें कि ताप्ती नदी सतपुड़ा तथा अजंता पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ब्रंश घाटी से बहती है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको शब्दावली समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही। ब्रंश घाटी शब्द सुनते ही आपके क्लियर होगा कि ब्रंश घाटी क्या है। आगे बात करें तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती है। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में ज्वादनरमुख बनाती है। ताप्ती नदी पर उकाई बांध, काकरापार बांध गुजरात में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार कौन सा बांध कौन से राज्य में है बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है और कई बार आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो उकाई या काकरापार बांध की बात आए तो गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी पर? तो ताप्ती नदी पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा, नर्मदा की जुड़वा नदी ताप्ती को कहा जाता है। पहले नंबर पर हमने पढ़ा नर्मदा, दूसरे नंबर पर हम ताप्ती देख रहे हैं, तो नर्मदा की जुड़वा नदी ताप्ती को कहा जाता है। ये थोड़ा मिलता जुलता फैक्ट है, अच्छे से याद रखना है। बात करें माही नदी की, तो माही नदी जो है मेहद जिला मध्य प्रदेश, धार नामक स्थान है, वहां से होता है माही नदी का उद्गम। और माही नदी जो है राजस्थान होते हुए पुनः गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश की और राजस्थान से घूमकर ये वापस गुजरात में खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे अगर राजस्थान की बात करूं मैं, तो यहाँ कर्क रेखा है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर 2 जिलों के मध्य से 26 किलोमीटर गुजरती है। तो माही नदी यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से होके वापस यू टर्न लेके वापस जाती है। तो कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 1 बार हो रही है, 2 बार। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी या फिर माही नदी के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो सीधा सा फैक्ट है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब काट कैसे रही है वो मैंने आपको बता दी कि राजस्थान में प्रवेश करके यू, उल्टे यू के आकार में वापस पुनः मुड़ जाती है और गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अगर आपको पूछा जाए प्रतिच्छेदित करती है तो भी वही बात है, बात को कई बार शब्दावली में उलझा कर पूछा जाता है। आपको बस करेक्ट फैक्ट याद रखना है, चित्र की सहायता से याद रखना है, ताकि आप कहीं भी भ्रमित न होवे। ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, तो मैंने वहां से भी एब्स्ट्रैक्ट लिया इसका कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो अथवा जायरे नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो मिलता जुलता फैक्ट है, तीनों रेखाएं होगी। कौन कौन सी नदी 2 बार काट रही है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। बात की जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे भी कहते हैं उसको, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नाम लिखा हुआ है लिम्पोपो नदी। तो मिलते जुलते तथ्य हैं, आपको इनको याद रखना है। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा, भीलों की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नदी ने न केवल जल की पूर्ति करती है बल्कि ये और बहुत सारे कामों में काम ली जाती है। पेयजल की पूर्ति होती है, उससे जलोढ़ मृदा आती है, कृषि उन्नत होती है, सिंचाई में उपयोग होता है, उद्योग धंधों में भी काम आती है। तो नदियाँ जो है, गंगा यानी भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। तो दक्षिणी राजस्थान की गंगा, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती है, और आप सभी जानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान जो है आदिवासी इलाका है, पूरा आदिवासी पट्टी है, और आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये माही नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीप पठार की नदियाँ, और उनमें जो पहला भाग है पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियाँ, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी। अब साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली से साबर तथा हाथीमती 2 धाराओं के नाम से निकलती है। राजस्थान तथा गुजरात में बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, और गांधीनगर तथा अहमदाबाद इसी नदी के किनारे हैं। तो इसका कोई खास विवरण नहीं मिलता, बस उद्गम और थोड़ा सा प्रवाह आप ध्यान रखें। या जो इनकी 2 शाखाएं हैं साबर तथा हाथीमती,
इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि अलग अलग किताबों में कुछ तथ्य हल्का फुल्का इधर उधर होता है, तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप स्वयं के स्तर पर भी खोज सकते हैं। लूणी नदी, लूणी नदी, लूण कहते हैं नमक को, लूण किसको कहते हैं? नमक को। तो इसका जल जो है वो नमकीन होता है। अब कहाँ से नमकीन होता है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, वो बात अपन करते हैं। यह नदी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। अजमेर की नाग पहाड़ी से नदी निकलती है और मीठे पानी की होती है। जब यहाँ से ये नदी निकलती है, जैसे ये जैसे राजस्थान है, ये अरावली, यहाँ अजमेर की नाग पहाड़ी से निकली और निकलते समय इसका जल कैसा था? मीठा था। किस प्रकार का जल था इसका? मीठा था। परंतु बालोतरा के समीप लवणीय भूमि में बहने के कारण हमने देखा कि काफ़ी सारी चट्टानें होती, उनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो लवण युक्त चट्टानों में जब ये इस नदी का जल जाता है तो स्थानीय चट्टानों के लवणीय गुण उसमें मिक्स हो जाते हैं और बालोतरा से आगे ये खारे पानी की हो जाती है। तो ये आपके बालोतरा और यहाँ से ये खारे पानी की हो गई, खारे पानी की नदी हो जाती है। कारण क्या है? लवणीय भूमि में बहती है। अंत में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में खारी, सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियों में हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी इनकी जो और विशेषताएं हैं, राजस्थान से संबंधित जो नदियाँ हैं, आपको राजस्थान भूगोल में विस्तृत रूप से पढ़ने मिलेंगी। आगे बात करें तो पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं। उदाहरण लें गोवा राज्य का, तो गोवा राज्य में एक नदी है मांडवी नदी, मांडवी नदी है और एक गोवा में दूध सागर जलप्रपात बनाती है। अब जुआरी एक नदी और है, जुआरी नदी, जिसके मुहाने पर मारमागांव बंदरगाह है, जिसे वास्को डिगामा बंदरगाह भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि किस नदी के मुहाने पर बंदरगाह है मारमागांव, तो नदी कौन सी है? जुआरी। कर्नाटक में शरावती नदी, एक शरावती नदी है जो जोग जलप्रपात का और भी नाम है, गेरसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात या राजा रानी जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? शरावती नदी। और राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक है। अब इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है कि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 253 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। बाराही नदी कुंचिकाल जलप्रपात का निर्माण करती है। कर्नाटक की बात कर रहे हैं हम कि इसमें बाराही नदी है, कुंचिकाल जलप्रपात का निर्माण करती है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्ट है, यहाँ आप शब्दों पे ध्यान दें, कहीं भी उलझन नहीं होगी। यहाँ हमने बात की कि गेरसोपा जलप्रपात या जोग जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी गेरसोपा जलप्रपात की बात करें, जैसे कोई ये कोई सामान्य समुद्र तल अपन मान लेते हैं इसको समुद्र तल, तो गेरसोपा जलप्रपात है वो तो क्या सबसे ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। और बाराही जलप्रपात है सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, मतलब हो सकता है इसकी ऊंचाई इतनी नहीं हो पर सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो दोनों में आप फर्क समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेत्रावली और काली नदी भी कर्नाटक में, ये कुछ कर्नाटक की छोटी स्थानीय नदियां हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखें। अब बात करें केरल राज्य की, तो केरल जो है इसमें पेरियार नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है, इस पर मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है। बांध अगर पूछा जाए कभी तो कौन सा बांध है? मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है। और भरतपूजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर। केरल की सबसे लंबी नदी पूछे तो पेरियार नदी है और सबसे बड़ी नदी पूछे तो भरतपूजा है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर। और जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जल ग्रहण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जो है अपना जल एकत्रित करती है, तो ये पूरा आपका जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो ये बात हमने कर ली है, ठीक है। आगे हम देखें पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, हम देख चुके हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, इसमें बड़ी छोटी हर प्रकार की नदियां हमने देखी हैं। पहली बात करें तो दामोदर नदी। अब दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। जब हम भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे मैंने उसमें पहाड़ इंगित करवाए, पहाड़ सब इंगित करवाए हैं, तो वहाँ आपके पास जो भी नक्शा हो उसमें आप फिल कर लें
कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये हुगली नदी की सहायक नदी है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये इसकी थोड़ी सी कॉमन इन्फॉर्मेशन है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। जैसे छोटा नागपुर का पठार है, इसको दो भागों में बांट दिया। नाम अगर देखा जाए रांची पठार और हजारीबाग पठार। ये रांची पठार और ये हजारीबाग पठार। रांची और हजारीबाग पठार जो है दो भागों में इसका विभाजित कर दिया है और बीच में भ्रंश घाटी से बहती है, इसलिए दोनों भाग को अलग अलग कर दिया है इसने। अब दामोदर घाटी को भारत की रूहर घाटी कहा जाता है। अब रूहर क्यों? एक चीज आपने देखी होगी, अगर कोई स्थान या व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो और दूसरा स्थान या व्यक्ति उसी चीज के संदर्भ में योग्यताएं रखता हो तो उसको उसकी संज्ञा दी जाती है। जैसे कि रूहर प्रदेश जो है वो जर्मनी में है और बिटुमिनस कोयले हेतु प्रसिद्ध है और दामोदर घाटी में भी कोयला पाया जाता है, इसीलिए इसको रूहर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अब दामोदर नदी को झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। शोक क्यों कहते हैं? एक चीज देखिए, हमने बात की कि नदी क्या है कि जब अपने मार्ग में बहती है तो बहुत सारे अवसाद लाती है और अवसाद या फिर अधिक जल ग्रहण होने के कारण अपने तटों से बाहर आ जाती है और आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करने के कारण मानव और जान माल के नुकसान करती है, इसलिए उसको शोक कहा जाता है। परंतु अब इस पर काफ़ी सारे बांध बना दिए गए हैं। किस नदी पर? दामोदर नदी पर काफ़ी सारे बांध बना दिए गए हैं और उन बांधों की वजह से इसकी जल की रफ्तार में कमी आती है और उसका वेग भी कम होता है और नियमित तौर पर ये चलती है, कहीं भी तटों से बाहर नहीं जाती। इस कारण जो है इसको शोक कहा जाता था, अभी वर्तमान में ये नहीं है। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट आप डिनोट कर लें, इंपॉर्टेंट लिखें, क्योंकि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। 1947 में आज़ादी मिली, 1948 में परियोजना बनी, जिसका उद्घाटन किया था श्री जवाहरलाल नेहरू ने। दामोदर व स्वर्णरेखा नदी इस्पात उद्योगों के कारण रासायनिक प्रदूषण का शिकार है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो दामोदर प्लस स्वर्णरेखा, ये नदियां जो है ये रासायनिक प्रदूषण का शिकार है। मतलब एक चीज देखिए आपने कि औद्योगिक अपशिष्ट जो होता है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है? उद्योगों में जब माल तैयार होता है तब कई बार क्या होता है कि उसका जो अपशिष्ट है वो सीधे तौर पर जो नियम बनाए गए उसके अनुसार उसका निपटान नहीं किया जाता और सीधे नदियों के जल में छोड़ दिया जाता है। तो इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्रीज का जो भी रासायनिक प्रदूषण होता है वो इन दोनों नदियों में होता है। और आप जानते हैं जब केमिकल उसमें की मात्रा, उसमें जहरीले रसायन उसमें बढ़ जाएंगे तो क्या जलीय जीव उसमें रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते, इसी कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा, मरुस्थल क्या होता है? जहाँ पर जीवों की कमी होती है, इसी कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। और कारण क्या है? इस्पात उद्योगों से निकला रासायनिक अपशिष्ट। बात करें आगे की तरफ, स्वर्णरेखा नदी, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की हम बात कर रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकल रही? छोटा नागपुर के पठार से। स्वर्णरेखा 3 राज्यों झारखंड, पंजाब और उड़ीसा में प्रवाहित होती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हम सबसे पहले हमने यही बात की थी कि जो भी नदियां पूर्व से निकलेगी उनका जल कहाँ विसर्जित होगा? बंगाल की खाड़ी में। तो उसी अनुक्रम में हम चल रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर इस्पात उद्योग स्थित है। इससे होने वाले रासायनिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती हैं। ये हम बात कर चुके हैं इससे पिछले वाली स्लाइड में। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। एक आप पढ़ते हुए जहां भी जलप्रपात आ रहे हैं, कौन सी नदी कौन से राज्य में है, साथ के साथ आपको नोट करते हुए चलना है ताकि आपका थोड़ा सा प्रोडक्टिव नोट डाउन हो चीज़ों का और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकें। अब वैतरणी नदी क्योंझर उड़ीसा से निकलकर उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से 2 धाराओं में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। बात करें महानदी की, तो बात करते हैं महानदी की। तो महानदी बेसिन
अथवा छत्तीसगढ़ बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह चावल का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इस बेसिन में पीली मिट्टी की प्रमुखता पाई जाती है। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। अब आपका काम यह है कि इसकी लंबाई आप पता लगाएंगे, ये होमवर्क है आपके लिए। महानदी की सहायक नदियां देखें, शिवनाथ नदी, हंस नदी, मण नदी, तेल नदी, इब नदी। और एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, भारत की ह्वांगहो नदी किसे कहा जाता है? ह्वांगहो चीन की नदी है, तो उस हिसाब से भारत की ह्वांगहो किसे कहा जाता है? तो महानदी ऑप्शन में आपको सही करना है। फिर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा सीरियस ध्यान रखें। इसे वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा या वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, ये इसके उपनाम है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिंबक पठार या त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। तो ये इसका उद्गम है, बेसिक सा कंसेप्ट है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से बहती है। ये क्रम जो है मैंने इसकी प्रवाह की दिशा के अनुरूप लिखा है, कई बार पूछा जा सकता है क्रमबद्ध रूप से, तो आपको नोट्स जो है बिल्कुल एज इट इज आपको याद रखने हैं। गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी के मध्य होप द्वीप है या होप आइलैंड कहते हैं इसको, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। गोदावरी की सहायक नदियां बाएं तट पर मिलने वाली। अच्छा, हम पूर्व में बात कर चुके हैं नदी का बायां और दायां तट क्या होता है। जिस तरफ नदी प्रवाहित हो रही है तो उस तरफ का बायां हिस्सा नदी का बायां तट होगा और दायां हिस्सा नदी का दायां तट होगा। ये मैंने जब उपवाह तंत्र शुरू किया था तब अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो बाएं तट पर मिलने वाली नदियां पूर्णा, प्रवरा, वर्धा, प्राणिता, इंद्रावती, शबरी, और दाएं तट की अगर बात करें तो मंजरा नदी है। ठीक है, ये कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन, इसमें ज्यादा कुछ खास समझने वाला है नहीं है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से इसकी उत्पत्ति या उद्गम हो रहा है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश से होकर ये आंध्र प्रदेश है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अब पेन्नार नदी, पेन्नार नदी कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। ये कुछ नदियां हैं जिनके बारे में उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत में किस तरफ ये बहती है। कावेरी नदी की बात की जाए तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के ताल कावेरी नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। दक्षिण भारत की गंगा इसे कहा जाता है। तो उपनाम संबंधित आप चीजें ध्यान रखें। कावेरी नदी का 98% जल जो है उपयोग में लिया जाता है, मतलब इस नदी का काफी जल उपयोग में लिया जाता है। कावेरी नदी वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है क्योंकि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ही मानसून से इसको लाभ मिलता है। जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं पुनः इस नदी का जिक्र करूंगा कि क्यों ये सदा प्रवाहिता नदी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर कभी पूछ ले कि दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां जो भी है उनको जल मिलता है, मानसूनी जल ही मिलता है, जबकि हिमालयी नदियों को कौन सा जल मिलता है? ग्लेशियर से निकलने वाला जल भी मिलता है। कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है। और एक द्वीप की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस नदी में है? कावेरी नदी में। अब कुछ और छोटी सी नदियां हैं। वैगई नदी तमिलनाडु में वर्षनाड पहाड़ी जो है वहां से वैगई नदी का उद्गम होता है। साथ ही तमिलनाडु में तंजावुर नाम के स्थान पर मीनाक्षी मंदिर जो है, काफी प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर, वो वैगई नदी के किनारे स्थित है। और रामेश्वर के पास बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है। ताम्रपर्णी नदी, ये नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी। यानी भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो सबसे दक्षिणतम नदी जो है वो कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी है। ताम्रपर्णी नदी अगस्तमलाई पहाड़ी केरल से इसका उद्गम होता है। अगस्तमलाई पहाड़ी इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगस्तमलाई जैव संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? जैव संरक्षित। अब जैव संरक्षित क्षेत्र क्या होता है और भारत में कितने हैं, ये वन्य जीवों वाले बिंदु में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इस पर। ताम्रपर्णी नदी केरल, तमिलनाडु से होकर मन्नार की खाड़ी में गिरती है और मन्नार की खाड़ी में मोतियों की कृषि की जाती है।
तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर पापनाशम परियोजना है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी है नदियों के बारे में। तो हमने बात कर ली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अब हम भारत की कुछ झीलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। झील क्या होती है, किस किस तरीके से बनती है, और राज्यवार झीलें जो है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले झील क्या होता है। झील आप सभी ने देखी होगी। झील एक स्थल आबद्ध एक जलभाग होता है, उसको झील कहा जाता है। तो स्थलखंड से गिरे हुए जल के भाग को झील कहते हैं। ये कोई भाग है, जल भाग है, और ये स्थल खंडों से घिरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, झील। अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पैक होना चाहिए, कहीं से इसका पानी का निकास भी होता है, कहीं से इसमें पानी आता भी है, परंतु अधिकतर क्या है कि ये चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है, और एक नितल होता है। नितल यानी धसी हुई जमीन इस तरह की होती है। अगर आकृति होगी, दबी हुई आकृति होगी, तो ही उसमें जल इकट्ठा हो पाएगा। तो झील के सामान्य से गुण है। झील अस्थायी आकृति होती है। अब अस्थायी आकृति क्यों, जैसे यहां से नदी आ रही है और यहाँ से जल वापस निकल रहा है, तो नदी अपने साथ क्या लाती है, जल ला रही है, और क्या ला रही है, अवसाद। ये बात अच्छे से हम अपवाह तंत्र वाले में कर चुके हैं कि अवसाद क्या होता है। नदी अपने जल के अलावा जो भी चीजें अपने साथ लाती है वो अवसाद की श्रेणी में आते हैं। और जैसे नदी प्रवाहित हो रही है, जल और अवसाद ला रही है, अब अवसाद क्या झील के तली में पेंदे में बैठना शुरू हो जाएंगे, और धीरे 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 क्या है कि झील जो है इसका जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी, और ये आकृति कुछ कालांतर में खत्म हो जाएगी। हालांकि 1-2 वर्षों 10-20 वर्षों में नहीं जाती, बहुत बड़े कालखंड के बाद। परंतु ये याद रखें कि झील अस्थायी आकृति होती है, क्योंकि कालांतर में अवसाद जमा होने से नष्ट हो जाती है। किस प्रकार अवसाद जमता है कि नदी अपने जल के साथ अवसाद लाती है, अवसाद इसमें गिरा, जल वापस आगे की ओर चला गया, अवसाद यहीं रह गया, जमते 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 झील का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और जल इस प्रकार से प्रवाहित होने लग जाता है। तो ये अस्थायी कहलाता है। अब निर्माण के आधार पर अगर झीलों की बात की जाए, तो झीलें क्या है कि कृत्रिम होती है और प्राकृतिक होती है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की चीजें हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब आप राजस्थान भूगोल या और भी कुछ बात करते हैं, तो राजा महाराजाओं के या किन्हीं व्यक्तियों के नाम आते हैं कि इन्होंने झील बनवाई। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, इस प्रकार से जल प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ से जल अगर पहाड़ पास है, या इस तरह की कोई चीज़ है जहाँ पर बांध बनाकर उस जल को रोका जा सकता है, तो यहाँ पर जैसे बांध बना दिया, इधर से जल प्रवाहित है। अब बांध जो होता है हमेशा ऊपर उठी हुई भूमि के बराबर होता है, उससे क्या है कि जल यहाँ रुक जाता है और यहाँ इकट्ठा होने लग जाता है, और एक इसका रूप ले लेता है झील का। अच्छा, कुछ आप देखेंगे कि हमने मतलब मानवों ने नदियों पर बांध बनाए हैं, और बांध बनाने के बाद जैसे कोई नदी है, ये बांध बना दिया गया, इसके अंदर जो जल इकट्ठा हुआ ये भी झील की श्रेणी में गिना जाता है। तो ये एक प्रकार से कृत्रिम झील है। आगे बात करेंगे प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें नाम से स्पष्ट है कि वे झीलें जिनका निर्माण प्राकृतिक शक्तियों के कारण हुआ है, क्या कहलाएगी, प्राकृतिक झीलें। अब प्राकृतिक झीलें किस प्रकार की, किस प्रकार से निर्माण होता है, ये थोड़ा सा संक्षेप में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली हिमानीकृत झीलें, यानी कोई ग्लेशियर है, उससे जल पिघल के जा रहा है और कहीं बड़े क्षेत्र में गड्ढे में भर रहा है, तो वो झीलें कहलाएगी हिमानीकृत झीलें। उदाहरण के लिए भीमताल, नैनीताल, ये दोनों उत्तराखंड में है, और लोकतक झील जो है मणिपुर में है। विवर्तन झील, अब विवर्तन झील क्या है कि विभिन्न भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण क्या है कि धरातल धंस गया, और धसे हुए धरातल में अगर जल भर जाता है, विवर्तन झील कहलाती है। उदाहरण के लिए वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और निर्माण के आधार पर विवर्तन प्रकार की झील है। आगे बात करें क्रेटर या कोल्डेरा झील। अब ये क्या होता है, जैसे ये कोई पर्वत है, यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद जब उद्गार निकलना बंद कर दिया, तब यहाँ क्या है कि यहाँ लावा जम गया, लावा ठंडा होकर जम जाता है। अब ये कटोरे नुमा आकृति बन गई, बारिश हुई, इसमें पानी भर गया, तो ये भी एक झील बन गई। इस झील को कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील या कोल्डेरा झील इसको कहा जाता है। अब जैसे
लोनार झील महाराष्ट्र और नक्की झील राजस्थान, ये क्रेटर प्रकार की झीलें हैं। लेगून अथवा अनूप झील, अब ये क्या है, ये थोड़ा सा आप समझेंगे। जैसे ये कोई सागर का तट है, इस प्रकार का सागर का तट है ये। अब कई बार सागर की जो लहरें आती हैं, लहरें आके यहाँ से जैसे इन्होंने मिट्टी चट्टाने काट काट कर अपने साथ ले गई, और इस प्रकार की अगर स्थलाकृति बन जाती है, इस प्रकार की स्थलाकृति बन गई, तो ये झील क्या कहलाती है, लेगून झील। अब स्वाभाविक है, सागर के किनारे बन रही है तो सागर का जल खारा होता है, तो लेगून झीलों का जल भी कैसा होता है, खारा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लेगून झील कैसे बनती है, सबसे प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा, वेम्बनाद और अष्टामुडी कहाँ है, केरल में। प्लाया झील है, प्लाया झील क्या है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में टीलों के बीच जल भराव, यानी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में टीले हैं, टीलों के बीच में अगर जल भराव हो गया तो उसको क्या कहते हैं, प्लाया। ये हमेशा अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जैसे पचभद्रा, डिडवाना, सांबर और गोखुर झील। गोखुर झील हमने देखा कि जब नदी विसर्ग बनता है और किसी कारणवश नदी अपने मार्ग में प्रवाहित होती हुई सीधे प्रवाहित होने लग जाती है, तो वो किस श्रेणी में आती है, आपके गोखुर झील। जैसे कि ये कोई नदी है, विसर्ग में बह रही है, अब यहाँ से क्या है कि मार्ग परिवर्तन करके नदी इस प्रकार से बहने लग गई, तो ये बच गया, गाय के खुर के समान इसमें जल इकट्ठा होता है, ये गोखुर झील कहलाता है। झीलों का सामान्य सा परिचय हो गया है, निर्माण के आधार पर झीलों की बात हो गई। अब देखेंगे कि राज्यवार झीलें। अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा कि कौन से राज्य में कौन सी झील है, बस आपको मैप लेना है और उसमें ये राज्य आपको याद ही है, तो आपको ये झीलें उसमें सारी भरनी है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस राज्यवार थोड़ी झीलें देखेंगे। अगर किसी की कोई विशेषता है जो पूछी जाने वाली है तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले राज्य लेते हैं, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब बात करें, जम्मू कश्मीर में झीलें हैं, वुलर झील, डल झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील और अनंतनाग झील, कौसरनाग, गंगाबल, मानसबल और नागिन झील। ये झीलें अगर पूछा जाए इनमें से कोई भी, तो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में पोपोंग छो, सिमोरिरी और ये दोनों झीलें ही खारे पानी की झीलें हैं। बस सिंपल सा फैक्ट आप देख रहे होंगे, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, बस आपको राज्यवार या प्रदेशवार आपको झीलें याद रखनी है। उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल, सतताल, डोडीताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, देवताल। अब देवताल भारत की दूसरी सबसे ऊंची बड़ी झील है। राकस ताल, गौरीकुंड झील। अब ये गौरीकुंड झील जो है भारत की पहली, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची झील है। तो यहीं पर आपको भारत की पहली और दूसरी सबसे ऊंची झीलों के बारे में पता चल गया। चंडीगढ़ में सुखना झील है। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, रिहंद बांध के पीछे। अभी मैंने बात की थी कि नदी परियोजनाओं के अंतर्गत बांध बनाए जाते हैं और बांध के पीछे भी विशाल जलराशि इकट्ठा हो जाती है, तो उसी को भी हम झील की परिभाषा में ले लेते हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, उत्तर प्रदेश में स्थित रिहंद बांध के पीछे की तरफ बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भोजताल झील, गुजरात में नल सरोवर, हरियाणा में ब्रह्म सरोवर और सूरज कुंड। राजस्थान में तो काफ़ी सारी झीलें हैं, कहीं से आप परिचित भी होंगे, कुछ नाम प्रमुख मैंने यहाँ लिए हैं। सांपर, डिडवाना, पचभद्रा, कुचामन, लूण, करणसर, ताल, सापर, फलोदी, डेगाना, रेवासा, ये खारे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलों में पिछोला, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, आना सागर, नक्की आदि झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील, बुल्ढाना जिला, पोवाई झील, कर्नाटक में बेलांदूर झील, केरल में वेमनाद, अष्टामुडी, ये दोनों झीलें जो है लेगून झीलें हैं। उड़ीसा में एक चिल्का झील है, वो भी लेगून है। और केरल की पेरियार मीठे पानी की झील है। ये थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि आपको ये भ्रम हो सकता है कि केरल जो है तटीय क्षेत्रों में और यहाँ की झील कैसी होगी, खारे पानी की। केरल में लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। ये भौगोलिक शब्दावली कयाल, कई बार पूछे जाए कयाल क्या है, तो लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। तमिलनाडु में कोडाईकोनाल, कालीवेली झील है। आंध्र प्रदेश पुलिकट झील, इस एक लेगून झील है, इसके सामने श्री हरिकोटा द्वीप है। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में, ये एक डेल्टा झील है, डेल्टा में बनने वाली झील है। तेलंगाना, इसमें नागार्जुन सागर, हुसैन सागर, निजाम सागर। उड़ीसा में चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है।
ये कुछ फैक्ट है, आप याद रखें। मणिपुर में लोकटक झील है, इसके मध्य केबुल लेम जो राष्ट्रीय पार्क है, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जंतु प्लवक और पादप प्लवक पाए जाते हैं। सिक्किम में चोलामू झीलें और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में बनने वाली झीलें हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई भारत की प्रमुख झीलों की। तो हमने आज भारत का अपवाह तंत्र पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। इसको मैंने जिस प्रकार से बताया, आपको नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। आगे की कक्षाओं में हम दूसरे टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।